चलो भाई चलो। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। हाउ आर यू ऑल? फाइन, बढ़िया, मस्त। आज है ना एक, वैसे तो मैंने ना इसकी एक पहली वाली जो क्लास ली थी, ड्राफ्टिंग और ऑडिट दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताया था, याद है? थोड़ा थोड़ा याद है, बट काफी सारे फेसेस ऐसे दिख रहे हैं जो आज ही आए हैं क्लास के अंदर, तो उनको माइंड में रखते हुए उतना डिटेल में तो नहीं मैं बता रहा हूं जितना उस दिन मैंने थोड़ा थोड़ा हर टर्म्स को समझाया था। एक बार सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंड उसके अलावा जो मुझे स्टार्ट करना है आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर है सब बच्चों को? चलो, तो एक प्यारा सा पेपर, दैट इज पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 3 को हम लोग शुरू कर रहे हैं, एंड द नेम ऑफ द पेपर इज, बोलोगे जरा? कंप्लायंस मैनेजमेंट, कंप्लायंस मैनेजमेंट सेक्रेटेरियल ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस। मुझे बताओगे जरा, क्या मैंने कुछ सही लिखा है या कि कुछ गड़बड़ की है नाम में? अब है ना, न्यू सिलेबस में ये वर्ड ओमिट हो चुका है। इससे हमारा स्कोप, मैंने उस दिन भी पूछा था, आज फिर से पूछ रहा हूं, इससे हमारा स्कोप बढ़ा है या रिड्यूस हुआ है? बट हमने तो ये सुना है कि कुछ वर्ड ऐड करने से हमारा स्कोप बढ़ता है। जैसे मैं बोलूं आपकी डिग्री है CS और साथ में मैं वर्ड लगा दूं LLB या साथ में लगा दूं CA, तो आपका दायरा बढ़ता है या घटता है? तो यहां तो यार ऑडिट के आगे सेक्रेटरियल वर्ड लगा दिया, तो हमारा एरिया स्कोप बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? कम ऑन। तो ये उल्टा कैसे हो रहा है? बहुत बार कुछ शब्द हमारे स्कोप को ना रेस्ट्रिक्ट भी करते हैं। इसमें से बेस्ट एग्जांपल है ये। जैसे मैं बोलूं, आप कौन कौन सा ऑडिट कर सकते हो? कम ऑन, बैठो यार फटाफट से सारे बच्चे बैठो। अभी मैंने कुछ भी शुरू नहीं किया, जस्ट सब्जेक्ट का नाम मैंने स्टार्ट किया है। ओए वंश बैठो यार। पेपर आज फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट क्लास है, तो ड्राफ्टिंग नहीं हो रहा। आज कौन सा पेपर हो रहा है? ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस। अच्छा, बड़ा ना मिथ है, जैसे मैं आप लोगों से बात करूं, बड़े बच्चे इसको बोलते हैं DD, बहुत सारे बच्चे इसको बोलते हैं ऑडिट, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कंप्लायंस मैनेजमेंट। बट ट्रूली मैं बोलूं तो DD का तो एक ही चैप्टर है इसके अंदर, और कंप्लायंस मैनेजमेंट का भी एक ही चैप्टर है। तो हिसाब से ये पेपर का नाम क्या होना चाहिए? ऑडिट। उसके 7 चैप्टर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बट फिर भी सबके मुंह पे ऑडिट नहीं चढ़ता। वाई? बोलो यार, एक्टिव आंसर चाहिए मुझे सामने से। क्यों भाई? क्योंकि हमारे माइंड में ना बचपन से मिथ होता है कि ऑडिट का मतलब CA। किसने आंसर दिया? ऑडिट का मतलब, इसीलिए हम अपने पेपर को ही ऑडिट नहीं बोल पाते। और जबकि CA फिर भी एक ही ऑडिट करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, बट CS n नंबर ऑफ ऑडिट करते हैं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर भी हम अपने प्रोफेशन को बार बार, देखो नलायकों ने क्या नाम लिया? DD। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ट्रस्ट में, जैसा हम बोलते हैं ना वैसे ही हमारे साथ होता है। तो आप अपने आप को बोलो ना ऑडिटर। क्या बोलो? क्या अपने आप में सिर्फ सेक्रेटेरियल वर्क से भी आगे बढ़ के आपका स्कोप ऑडिट की तरफ बढ़ेगा? कम ऑन। ठीक है, तो इधर ध्यान से सारा बच्चा। इस पेपर को हमने, जो मैंने नाम लिखा उसमें से सेक्रेटेरियल वर्ड को ICSI ने न्यू सिलेबस में रिमूव कर दिया। अर्लियर इसका नाम होता था सेक्रेटेरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस, बट अब इसका न्यू सिलेबस में नाम चेंज क्या कर दिया है? कंप्लायंस मैनेजमेंट सेक्रेटेरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस। कितना समझ में आ रहा है? तो इस वर्ड को रिमूव करने से हमें खुश होना चाहिए, हमें परेशान नहीं होना है कि हमसे सर सेक्रेटेरियल ऑडिट तो नहीं छीन लिया है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये क्या डिनोट कर रहा है? वाइडर सेंस। इसके सामने वर्ड लगाने से इसकी सेंस क्या हो गई थी? नैरोअर, रेस्ट्रिक्टेड। नाउ इट्स सेंस इज वाइडर। क्या समझ में आ रहा है? अभी मैं समझा रहा हूं। तो इस पेपर को, कितने नंबर का पेपर है हमारा? 100% प्रैक्टिकल पेपर है। इसको जो माइंड में मिथ होंगे मार्केट में कि ये थ्योरेटिकल पेपर है, थ्योरेटिकल पेपर है, वो आपके अप्रोच पे डिपेंड करता है। आप बताओ ना, ऑडिट प्रैक्टिकल होता है, ऑडिट थ्योरेटिकल होगा? यार हर चीज को पहले पढ़ना। इनकम टैक्स था, PGB भी पढ़ा था अपने थ्योरी में, पहले लॉ पढ़ा था, उसके बाद ही तो उसके प्रॉब्लम सम्स किए थे ना सोल्व। ऐसे इसमें आज ही आपसे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा ऑडिट का।
क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, मैं नहीं कह रहा हूं राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा, क्वेश्चन सोल्व। तो आपका ना जो मिथ है, मतलब इंडस्ट्री का जो मिथ है कि ईएसजी और ऑडिट पेपर ना थ्योरेटिकल है, वो काफी हद तक आपका मिथ आज दूर होने वाला है। कितना समझ में आ रहा है सब बच्चों को? तो चलिए, तो इस पेपर को ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का पेपर है, फुल टू केस स्टडी वाला पेपर है, प्रैक्टिकल सिचुएशंस एग्जाम में आएंगे वो वाला पेपर है। वो एग्जीक्यूटिव में होता था। ऑडिट पढ़ा है किसी बच्चे ने एग्जीक्यूटिव में, जो ओल्ड टू ओल्ड सिलेबस का होगा? था किसी ने ऑडिट पढ़ा एग्जीक्यूटिव में? शायद आप लोगों में से तो नहीं पढ़ा होगा। इससे पहले वाले सिलेबस में थोड़ा सा ऑडिट का पोर्शन होता था, थोड़ा सा, बट चलो 100 मार्क्स का है। और आईसीएसआई ने ही, मैंने नहीं, आईसीएसआई ने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 पार्ट में। देखिए, पार्ट ए और पार्ट बी। इधर सारे बच्चे, आज ऑनलाइन वाले बच्चों को मिस कर रहे हैं हम लोग। वैसे तो ये यूट्यूब पे होनी थी क्लास, बट ड्यू टू वाईफाई इशू यूट्यूब पे नहीं हो पाई और ना ही अनलिस्टेड हो पाई। तो जो भी इन केस अगर आप लोगों के डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो सारे बच्चे, ठीक है? और जो क्लास स्टूडेंट है वो तो ग्रुप के अंदर भी डाल सकते हैं। तो इधर ध्यान से, टोटल इस सब्जेक्ट के अंदर हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 16। कम ऑन यार, हाउ मेनी चैप्टर्स? 16 चैप्टर्स के अंदर ये सब्जेक्ट हमारा डिवाइडेड है। और 16 चैप्टर की जो बाइफर्गेशन की गई है, ऑडिट जो पोर्शन है उसको अलग किया गया है, और जो पार्ट ए कंप्लायंस मैनेजमेंट पोर्शन है उसको अलग। तो अगर कॉपी लेके आए हो तो नोट्स बनाते हुए चलो। जो पार्ट ए है इसको नाम दिया गया है कंप्लायंस मैनेजमेंट। कंप्लायंस मैनेजमेंट एक्चुअली है ना, 2 पार्ट है इसके भी। पार्ट ए कहने को कंप्लायंस मैनेजमेंट है, एक इसका भी एक और पार्ट है, इसको भी 2 पार्ट में सेग्रीगेट किया है। कंप्लायंस अगर आपने मैनेज नहीं किए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? सुना है कभी आरओसी, आरडी, एओ सुना है? एओ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, ऑर्डर आ रहा है आरओसी का, आरडी का ऑर्डर आ रहा है, तो वो भी सारा आप डिटेल में पढ़ोगे। कंपनी लॉ के अंदर कब आ रहा है, सैबी लॉज में कब आ रहा है, फैमा में कब आ रहा है, अलग अलग लॉज में, एससीआरए में कब आ रहा है, वो सारा कुछ आप डिटेल में पढ़ने वाले हो। क्या इतना समझ में आ रहा है? बोलिए। तो कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंसेस, वो सुने? प्रोसिक्यूशन, बोलिए। क्या वो सुना है कि कंपाउंडिंग? एग्जीक्यूटिव में थोड़ा थोड़ा सुना होगा ना, 441 कंपाउंडिंग। तो ये सारा कुछ हम लोग कहां पढ़ने वाले हैं? पार्ट ए में। अभी बताता हूं इसके बारे में। तो इसको भी ना अगेन हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया? 2। देखो, ये पेपर जॉब वाले बच्चों के लिए भी है, जो कल को जॉब में जाना चाहते हैं, या जो ट्रेनिंग कंपनी में करना चाहते हैं, और जो ट्रेनिंग फर्म में करना चाहते हैं, या फिर फर्म अपनी ओपन करना चाह रहे हैं पीसीएस का वर्क। ये पेपर ना दोनों बच्चों के लिए है, इसीलिए ये पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ड्राफ्टिंग, जिस दिन आप पहले दिन कदम रखोगे इंडस्ट्री में, उसी तरीके से ऑडिट का पेपर भी, कंप्लायंस मैनेजमेंट का पेपर भी, जिस दिन से आपने फाइनल क्लियर करके ट्रेनिंग के अंदर कदम रखा, उसी दिन से ये वाला पेपर आपका ना, आपका हाथ पकड़ लेगा। और अगर आपने इस पेपर को अपना बनाया तो ये आपको बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ। मतलब हमारा काम ही है ना सारा। बताओ ना, सीएस को क्या माना जाता है? एलओडीआर पढ़ा है? गवर्नेंस प्रोफेशनल, ईएसजी में पढ़ोगे गवर्नेंस। कंप्लायंस ऑफिसर, एलओडीआर रेगुलेशन 6 पढ़ा है सबने? तो वो पेपर आप कहां पढ़ रहे हो? ऑडिट वाले पेपर को पढ़ रहे हो। तो कमोन यार, जब हमारा काम ही जो है आपको वही नहीं पता, आपको मैं बोल दूं 10 मिनट आपको सीएस के बारे में बोलना है। कितने बच्चे ऐसे, वो क्या कर रहा है बच्चा वहां, क्या कर रहे हो? सामने देखो ना, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैं 10 मिनट अगर आपको बोलूं सीएस का क्या स्कोप है उसके बारे में बोल लेंगे आके सामने। क्या क्या चीजें सीएस कर सकता है, 10 मिनट बोल सकते हो? नहीं, नहीं बोल पाओगे। वही चीजें रिपीट करोगे, ये है, डायरेक्टर करता है, गाइडेंस देगा, ये करेगा। बट अगर आप ये पेपर कंप्लीट पढ़ोगे, ईएसजी का पेपर कंप्लीट पढ़ोगे अच्छे से, तो आपको रियलिटी में पता लगेगा कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या है। कंपनी सेक्रेटरी जॉब में जाएगा तो क्या करना है, कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस करेगा तो उसको क्या करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इधर देखो सारा बच्चा। तो इसमें ना, इसको भी टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? टोटल 7 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स? अब मेजोरली ये वाला जो पोर्शन है ना, पहले वाला पोर्शन पार्ट ए, ये जॉब वाले बच्चों के ऊपर एप्लीकेबल होता है मेजोरली। मैं नहीं बोलूंगा पूरा का पूरा, बट काफी हद तक जब आप अगर जॉब में जाना चाहते हो तो आपको ना अपनी कंपनी के
कंप्लायंसेस चेक करने होंगे काफी हद तक। अगर एक अच्छी कंपनी में आप जाते हो तो उसका कंप्लायंस ऑफिसर कौन है? आप लोग उसके कंप्लायंस ऑफिसर बनते हो। क्या इतना समझ में आ रहा है? इधर ध्यान से। तो इसके अंदर हमें एक चैप्टर जो पढ़ना है दैट इज कंप्लायंस फ्रेमवर्क। क्या पढ़ना है? कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस करने के लिए, अच्छा क्या होता है कंप्लायंस, मुझे जरा बताओगे थोड़ा सा क्विक? 15 मिनट में मैं चाहता हूं एक बार सब्जेक्ट का ओवरव्यू हो जाए, और उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट 50 मिनट में एक छोटा सा ऑडिट के बारे में मुझे जो स्टार्ट करना है। मैं 60 मार्क्स वाला पोर्शन शुरू करूंगा। अच्छा इसको कितने मार्क्स का है ये? 40 मार्क्स। बताइए जरा मुझे, कंप्लायंस क्या होता है? कंप्लायंस बोलो, सिंपल। मुझे बताओ, क्या आपने कंपनी लॉ में बड़े सारे प्रोविजंस पढ़े? अच्छा कंप्लायंस का मतलब सिर्फ कंपनी लॉ के लॉ का पालन करना, या एक कंपनी के ऊपर जितने भी लॉ एप्लीकेबल हैं उन सबका पालन करना? बोलो। अगर मैं आपको एक बोलूं कि एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, उसकी लॉ के कंप्लायंसेस आपको करना है, यू आर द कंप्लायंस ऑफिसर, तो आपका दिमाग कैसे चलेगा? कम ऑन बोलो। क्या चेक करोगे उस कंपनी के ऊपर कंपनी एक्ट तो लगना ही लगना है? क्या आइडेंटिफाई करोगे कि कौन कौन सा लॉ एक कंपनी के ऊपर लग रहा है? बोलो। भाई देखो न्यूमरस लॉज हैं इंडिया के अंदर, फेमा भी है। क्या जब तक वो फॉरेन ट्रांजैक्शन नहीं कर दी क्या फेमा लग जाएगा उस पर? अगर सीमेंट सेक्टर भी है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर भी है, क्या मुझे बताओ ट्राई की रेगुलेशंस लग जाएंगी उसके ऊपर? सर जब तक वो ट्राई की, अगर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में नहीं तो कहां से लग जाएंगी? तो सबसे पहला स्टेप कंप्लायंस मैनेजमेंट का क्या करना होता है? आइडेंटिफाई करो आउट ऑफ न्यूमरस लॉज कौन सा लॉ मेरी कंपनी को या एलएलपी को, जिसको भी आप कंप्लायंसेस कर रहे हो, उसको फॉलो करना है। बोलो ना, समझ में आ रहा है? तो क्या मुझे बताओ उसके लिए आप बड़े सारे फ्रेमवर्क बनाओगे? यार एक इंसान है, अगर मान लो मुझे अपना अपना ध्यान रखना है कि मेरी क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट कब जानी है, मेरी होम लोन की ईएमआई कब जानी है, या मुझे कब क्या करना है हर महीने का, क्या मुझे अपना अपना याद रहेगा? बट एक कंपनी जिसपे एन नंबर ऑफ लॉज लगते हैं, इतने सारे लॉज लगते हैं, मुझे जवाब दो, क्या उस कंपनी के ऊपर पॉसिबल है कि हम सिर्फ मैन्युअली बैठ के लिख के उस कंपनी कंप्लायंस को चेक कर लें, या इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर जैसे ईआरपी, जैसे डीबीएमएस डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, एमआईएस, इसी तरीके से कंप्लायंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स भी बनते होंगे? तो ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमें वही पढ़ना है कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो ना सीएस को मदद करेंगे कंप्लायंसेस को करने में, मैनुअली करना है या इलेक्ट्रॉनिकली करना है, वो सारी चीजें हमें डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, आपको एजीएम आपने करवाई, सबको पता है, मैं इसलिए यही एग्जांपल ले रहा हूं। आपने सुना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने होते हैं या फिर एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है? बोलो। तो मुझे बताओ क्या ये भी एक कंप्लायंसेस है कि कितने दिन में फाइल करने हैं? कितने दिन में? सर एओसी 4 यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 दिन में करना है, एमजीटी 7 यानी एनुअल रिटर्न 60 दिन में करना है। तो क्या बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, बीइंग अ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी, क्या आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है? बोलो। तो यही सारी चीजों को मैनेज करना, फ्रेमवर्क बनाना, डैशबोर्ड बताना कि ऑटोमेटिकली पॉपअप जनरेट हो जाए सारे डिपार्टमेंट के पास कि आपके फाइलिंग का टाइम आ गया है, आप ये करो, आप ये करो। क्या इन्हीं चीजों को कंप्लायंसेस बोला जाएगा? बोलो। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको बताया है, ये हम बाद में करेंगे डिटेल में इसके बारे में। तो कंप्लायंस, बट क्या आपको नहीं लगता है कंप्लायंसेस अपने इन हाउस काम है? बताओ यार, क्या आपको नहीं लगता इन हाउस काम है कि हम अपनी कंपनी के अंदर जो कंप्लायंसेस करना है वो कंप्लायंसेस एक अंदर एक ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे, वो सारा कंप्लाई करेगा? तो मेजॉरिटी ये जॉब वाले के स्कोप को बताएगा या प्रैक्टिस वाले के स्कोप को बताएगा? जॉब वाला। कहते ना, समझ में रहा है? अच्छा और मुझे बताओ, आपने ना एक कंपनी के अंदर आप कंप्लायंस ऑफिसर हो, क्या रिकॉर्ड भी मेंटेन करने पड़ते हैं आपको? क्या बहुत सारे डॉक्यूमेंट, जैसे मिनट्स बनाई आपने, जैसे आपने कोई खुद का इंटरनल ऑडिट किया अपनी कंपनी का, या आपने बहुत सारे कंप्लायंसेस किए, ओपिनियन दिए थे, क्या मुझे बताओ उन सब का रिकॉर्ड भी, डाटा भी मेंटेन करना पड़ता होगा? कल को सवाल उठ जाए आपके ऊपर कि आपने ढंग से काम नहीं किया, तो क्या आप एज अ प्रूफ वो डॉक्यूमेंट ले जाके दिखा दोगे? बोलो। और एक आपने ना एलओडीआर में एक रेगुलेशन नंबर पढ़ा होगा, मैंने इसको प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, थ्योरेटिकल चीजों को आपके लॉ के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। कहां पढ़ा है आपने एलओडीआर में कि एक सीएस को भी वो सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना पड़ता है, कंपनी को प्रिजर्व करना पड़ता है, और वो कंपनी का कौन करता है प्रिजर्व? सीएस। बताओ कहां पढ़ा है? प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रेगुलेशन 9 पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? तो क्या मुझे बताओ डॉक्यूमेंटेशन
एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। कोई नजर बट्टू बैठा है, मैं सच बता रहा हूं, वाईफाई के आने से पहले तब मुझे बताओ जरा फटाफट से। डॉक्यूमेंटेशन आ गया, देखो मैंने सही बोला था, उसने अपनी नजर हटा ली। डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, क्या समझे सर? एक कंप्लायंस ऑफिसर को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, बनाने चाहिए, कल को सबूत के तौर पे यूज करेगा, एंड उन सारे डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व भी करेगा। याद है कि कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर कितने दिन के लिए प्रिजर्व करना है? लाइफ टाइम, 7 साल 8 साल नहीं, रजिस्टर ऑफ मेंबर एंटायर लाइफ प्रिजर्व करना है। बोलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 7-8 साल के लिए प्रिजर्व करने हैं। तो यही चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूं, यहां आप वो सारी चीजें पढ़ोगे कि आपको प्रिजर्व करने से रिलेटेड कंप्लायंसेस कैसे कैसे फॉलो करने हैं। लड्डू सा चैप्टर है, बच्चा सा चैप्टर, 2 क्लास का चैप्टर है, हार्डली 1.5 घंटे की। इधर देखिए, थर्ड चैप्टर जो आपको इसके अंदर पढ़ना है, दैट इज साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन। कम ऑन, कौन सा पढ़ना है? साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन। बताओ ना यार, इसी चीज के तो पैसे हैं। क्या एक सीएस कंपनी का, अच्छा हमने बोल दिया कि आपको ना उस पे साइन करना है, क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो क्या एक सीएस भी साइन करता है? बोलो, कि एनुअल रिटर्न पे साइन करना है, एमजीटी 7 सुना है? तो क्या कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी साइन करते हैं? तो क्या मुझे बताओ, साइनिंग जनरली वर्ड जॉब वाले पर्सन के लिए यूज किया जाता है, और वहीं पे सर्टिफिकेशन वर्ड क्या प्रैक्टिस वाले के लिए यूज किया जाता है? बोलो यार, कि हम इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म को सर्टिफाई करवा लो, तो आपको सर्टिफाई कौन कौन से करने हैं फॉर्म, साइन कौन कौन से करने हैं, अटेस्टेशन कौन कौन से फॉर्म पे करना है, और इन अटेस्टेशन, साइनिंग, सर्टिफिकेशन करते टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पूरा, कल को आप ट्रेनिंग पे जाओगे तो आपके सीनियर आपसे पूछेंगे फॉर्म फाइल करना आता है? कंपनी लॉ के अंदर भी ई फाइलिंग वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपने, ई गवर्नेंस करके कुछ चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपसे ना वो सारी चीजें बताई जाएंगी। एक फॉर्म फाइल करते टाइम पर आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, साइन करते टाइम पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्या सबको समझ में आ रहा है? सिंपल, इजी। इधर देखो, फोर्थ चैप्टर जो इसमें हम लोगों को पढ़ना है, दैट इज सीएस एक्ट। क्या पढ़ना है? पढ़ा था एग्जीक्यूटिव में भी, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों ने तो पढ़ा होगा। लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग सीएस, मतलब कंपनी सेक्रेटरी। कौन सा लीगल फ्रेमवर्क है? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट। सर जब इनिशियली ये आया उस टाइम ये एक एनपीओ की फॉर्म में था, सेक्शन 25 कंपनी, जो आज सेक्शन 8 होता है। फिर इसमें 1980 में जरूरत पड़ी कि इसको कंपनी से किस में कन्वर्ट कर दो, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट कर दो। सारा डिटेल में पढ़ेंगे कि सीएस एक्ट क्या है, कब आया। इनिशियली 80s में, 1887 में एक जज की कहना था कि सीएस इज मेरा क्लर्क। सीएस के पास कोई ज्यादा पावर नहीं है, क्लर्क की पावर है, जो जैसे डायरेक्शंस देगा वैसे। बट फिर जस्टिस लॉर्ड डेनिंग, अराउंड 90 साल बाद, लॉर्ड डेनिंग जिसने कंपनी हमारे सीएस को पावर दी थी, लॉर्ड डेनिंग ने एक बात बोली, जस्टिस लॉर्ड डेनिंग ने एक बात बोली कि नहीं नहीं, सीएस इज नॉट मेरा क्लर्क, सीएस इज द कंप्लायंस ऑफिसर, सीएस इज द गवर्नेंस प्रोफेशनल ऑफ द कंपनी। वो सारी कहानी डिटेल में पढ़ेंगे, हमारा इतिहास क्या है, हम कहां से उठे हैं, हमारी रूट क्या है, कहां से हमें पावर मिली है, क्या क्या हुआ है, वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग कंपनी सेक्रेटरी। सुना आपने यूडिन, यूडीआईएन, कि हमें अब हर साल जैसे एक यूनिक आधार नंबर है, इसी तरीके से हमारा भी एक सर्टिफिकेशन का यूनिक नंबर एक फॉर्म पे जनरेट हो जाता है। तो जो कल को आपको प्रैक्टिकल लाइफ में करना है वो सारा कुछ आज हम एकेडमिक पढ़ने वाले हैं। क्लियर है सब बच्चों को? इससे ना बहुत बड़ा बेनिफिट क्या होगा, आप एक अच्छी फर्म में इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, एग्जाम्स क्रैक करते जाएंगे, सारे बच्चे भागेंगे इंटरव्यू की तरफ। तो जिस बच्चे ने इस सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ा होगा उसको इंटरव्यू में डर नहीं लगेगा। और आप है ना अपने सीवी को भी एक अच्छा बना सकते हो कि मुझे गुड कमांड ओवर सर्टिफिकेशन वर्क, गुड कमांड ओवर साइनिंग, मतलब वहां डाल देना। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल तो नहीं होगी, बट कोशिश करेंगे 2-4 फॉर्म कोई प्रैक्टिकल फाइल कर दें। समझ में आ रहा है? ऑल्दो मेरा जो फील्ड है, मेरी लीगल फील्ड है, मेरी सेक्रेटरी फील्ड नहीं है, मतलब मैं फॉर्म फाइल नहीं करता हूं, मेरी फील्ड क्या है, लिटिगेशंस वाली फील्ड है। बट फिर भी एक डमी फॉर्म तो कर ही सकते हैं ना, किसी पर्टिकुलर कंपनी का ना करके डमी फॉर्म कर सकते हैं, बोले सारे बच्चे। तो इसी तरीके से कल को आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा, इसको हम थ्योरेटिकल मान के नहीं पढ़ने वाले हैं। एंड लास्ट चैप्टर इसका, वो थोड़ा सा रद्दी चैप्टर है यार, वैल्यू एथिक्स करके चैप्टर है।
वैल्यू क्या होती हैं, एथिक्स क्या होते हैं, मोरल्स क्या होते हैं, प्रोफेशनल कंडक्ट क्या होता है। एक कल को आप सीएस बन गए, क्या आपके एथिक्स बोलते हैं? जो आपके क्लाइंट ने आपको सीक्रेट बताया, उगल दो घर पे आके सब कुछ, या मार्केट में उगल दो सब कुछ, या कॉन्फिडेंशियलिटी भी नाम की चीज होती है। आपके वैल्यूज क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स, एथिक्स, एक प्रोफेशनल के क्या क्या होने चाहिए। तो है थ्योरेटिकल, है एक्चुअली में वो चैप्टर थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा क्रैम करना पड़ेगा, बट आई एम ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उसको भी हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाए, कैची बनाए। लाइक अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देके कि कल को आप मेट्रो में जाओ, तो मेट्रो की सीट पे बैठे हो, सामने से कोई लड़की आई, आप उसको देख के नहीं उठे, तो क्या मुझे बताओ ये आपके मोरल्स हैं या आपके एथिक्स हैं? क्या चीज किसने बोला ये? तो ये आपके मोरल्स है कि ये आपके एथिक्स हैं? बोलो। ये हमारे मोरल्स हैं। अच्छा, जो कोई बच्चा नॉनवेज नहीं खाता, तो क्या उसको साउथ इंडिया में भेज दो तो भी नहीं खाएगा? जो इंसान के मोरल्स होते हैं ना, वो अंतरात्मा की आवाज है, वो हमारे संस्कार है, वो कभी चेंज नहीं होते। चाहे हमें यहां रख लो, या हमें साउथ इंडिया में रख लो, या फॉरेन में रख लो, जिसको नहीं खाना उसको, लेकिन एथिक्स समय के साथ साथ, जगह के साथ साथ, बोलते ना जैसे जहां का पियो पानी वहां की बोलो वाणी। तो समय के साथ साथ अगर आप यहां रहोगे तो यहां के एथिक्स फॉलो कर लोगे, वहां जाओगे तो वहां के एथिक्स चेंज हो जाएंगे। बोलो। समय के साथ साथ, जैसे डॉरी, क्या पहले डॉरी को अच्छा मानते थे? क्या आज डॉरी को गलत मानते हैं? ये तो आज भी सही मानता है वंश। मेरे को तो इसका एग्जीक्यूटिव का याद है, तो बहुत चाहता है मुझे डॉरी मिल जाए, डॉरी मिल जाए। तो मुझे बताओ, क्या समय के साथ साथ एथिक्स चेंज होते रहते हैं? बोलो। तो इस चैप्टर के अंदर यही सब कुछ पढ़ने वाले हैं। एक सीएस को क्या एथिक्स होने चाहिए, क्या मोरल्स होने चाहिए, क्या वैल्यू होनी चाहिए। कल को आप प्रोफेशन में जाओ तो क्या आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, पता लगे सब कुछ उगल दिया जाके उसका, तो ऐसा नहीं करना। चलो, ये 5 चैप्टर हमारे किसके बारे में डील करते हैं जी? कंप्लायंस। इसको ना मेजोरिटी जॉब वाले बच्चों के लिए बताया गया है, और थोड़ा 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 जॉब वाले, उसके प्रैक्टिस वाले बच्चों के लिए। तो क्या मैं इस 5 चैप्टर को लॉक कर दूं? एक ओवरव्यू समझ में आ रहा है सब्जेक्ट का? कम ऑन। तो ये किसके लिए है हमारे 5 चैप्टर? कंप्लायंस मैनेजमेंट। यही तो होता है ना, डॉक्यूमेंटेशन को मैनेज करना, प्रिजर्व करना रिकॉर्ड्स को, दीज ऑल आर द कंप्लायंस मैनेजमेंट। और इधर देखो, 2 चैप्टर इसके अंदर हमें पढ़ने हैं। मान लो भाई लतखोर इंसान तुम लोग, तुम्हारा क्लास में ध्यान होता नहीं, कल को तुम लोग जॉब पे गए, ट्रेनिंग भी हमें मजे मजे में कर लिया आप लोगों ने, कल को जॉब पे गए और वहां आपसे क्या हो गया? नॉन कंप्लायंस। तो वो भी तो बताना है ना आपको। कल को आपने अपने क्लाइंट को फंसवा दिया, वो डायरेक्टर जेल में पड़ा पड़ा पैर पीट रहा है, भाई क्या करवा दिया तुमने हमसे, उसको बचाना भी तो है। बोलो। वहां भी पैसा, बट वो मेजोरिटी किसके ऊपर लगेगा? प्रैक्टिस वाले के ऊपर। जॉब भी कर सकते हैं, जॉब वाले भी कर सकते हैं, बट वो मेजोरिटी काम किसके पास जाता है? प्रैक्टिस। तो आपने सुना होगा कंपनीज एक्ट के अंदर, सैबी के अंदर एक टर्म सुनिए बचपन में, एडजुडिकेशन। भारी भारी शब्द होते हैं, मजेदार चैप्टर हैं। अच्छा, इन 2 चैप्टर की अच्छाई क्या है? कट कॉपी पेस्ट ड्राफ्टिंग के पार्ट बी में पढ़ोगे, कट कॉपी पेस्ट आप ऑडिट में पढ़ोगे। तो जब ये चैप्टर चलेंगे लगातार, मतलब पूरा वीक वही सेम ड्राफ्टिंग मान लेना, उसी को सेम ऑडिट मान लेना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो 2 चैप्टर मतलब 100-125 पेज के चैप्टर हैं दोनों चैप्टर, बट इतने प्यारे चैप्टर हैं। बेयर एक्ट से पूरी प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करेंगे कि एडजुडिकेशन क्या होता है। अच्छा सुना है, जब अगर आप फंस गए, ये भी 2 तरीके के होते हैं, नॉन कंप्लायंस इन द नेचर ऑफ डिफॉल्ट और एक नॉन कंप्लायंस इन द नेचर ऑफ ऑफेंस। एक क्वेश्चन पूछता हूं सारे बच्चे बड़े ध्यान से, आज इस सब्जेक्ट को ना मैंने पूरी चीर फाड़ कर देनी है कि सब्जेक्ट में है क्या, जो आपके माइंड में होगा ना कि सब्जेक्ट में हमें आने वाले टाइम पे 5-6 महीने में पढ़ना क्या है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जिसने पहले मेरे से सुना है एग्जीक्यूटिव में तो वो चुप रहेगा पहले, और बच्चे, कंपनीज एक्ट इज अ क्रिमिनल और सिविल? जो हमारा कंपनीज एक्ट है वो सिविल है या क्रिमिनल है? कैसे बताओ दोनों कहां? ठीक है, डन। बहुत अच्छा आंसर यार, बड़ी नॉलेज है आपको, कहां से क्या करके आए हो, मेहनत बाद में बताना मुझे, काफी अच्छा लगता है बच्चों को। ये मुझे मजा आता है फाइनल में पढ़ाने में। यहीं पे तुम लोग एग्जीक्यूटिव वाले बैठते थे तो सब है ना बोतड़ू की तरह से बैठ जाते थे, आंसर आता नहीं था। ये फाइनल का मजा आता है पढ़ाने में। फाइनल में ना सामने से आंसर आते हैं ना, तो हमें भी और होमवर्क करने पे मन करता है, और नई नई चीजें ना बताने में दिल करता है कि यार ये बता दो बच्चे को, कल को प्रैक्टिस में काम आ जाएगा। कल को याद तो करोगे ना आप जाके जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे कि ये तो हमें पहले से ही आता है। तो ध्यान से, जिन सेक्शंस के अंदर फाइन लिखा है,
या फाइन और इंप्रिजनमेंट लिखा है और बोथ लिखा है या फाइन एंड इंप्रिजनमेंट लिखा है, बहुत सारी जगह पढ़ोगे आप लोग, तो वो हमारे क्या होते हैं, ऑफेंस। फाइन ऑलवेज कौन लगा सकती है, कोर्ट, कभी भी आरओसी आरडी फाइन, और कई कई जगह लिखा होगा पेनल्टी। जैसे आप सेक्रेटरी ऑडिटर अगर आप फ्रॉड की रिपोर्टिंग नहीं करता तो उसके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी। लिस्टेड कंपनियां 5 लाख, अदर देन लिस्टेड कंपनियां तो 1 लाख, वो क्या है, पेनल्टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझो, अगर वो है सर पेनल्टी तो उसका क्या होता है, एडजुडिकेशन। अगर वो है ऑफेंस तो उसका क्या होता है, प्रोसिक्यूशन। क्या समझ में आ रहा है? तो यहां हम पढ़ेंगे सर फाइन और पेनल्टी में डिटेल में जाके क्या डिफरेंस है। और अगर बाई चांस हमारी कंपनी ने ऑफेंस कर दिया, गया भाई, अब अगर और फाइन वाला है और इंप्रिजनमेंट वाला है तो क्या हम उसकी कंपाउंडिंग कैसे करवाएंगे, कंपाउंडिंग एप्लीकेशन ड्राफ्ट कैसे होगी, ये सारा पढ़ेंगे हम लोग ऑडिट और ड्राफ्टिंग में, ये दोनों चैप्टर्स। समझ में आ रहा है? सिर्फ कंपनीज एक्ट की कंपाउंडिंग नहीं। अच्छा, मेडिएशन सुना, मेडिएशन, कॉन्सिलिएशन, तो कंपनीज एक्ट के अंदर कैसे होगा, सेबी लॉज के अंदर कैसे होगा, फुल टू प्रैक्टिकल पेपर, फुल टू। ये 2 चैप्टर में तो आप झूम जाओगे, मजा आ जाएगा कि सर ये हमें प्रैक्टिकल लाइफ में एक्चुअली भी और सही बताऊं, पैसा भी इसी में ही है। इनमें पैसा कम है, मैं नहीं बोलूंगा पैसा नहीं है, इनमें आपको जॉब पे जैसे मान लो 80,000 1 लाख रुपीज की सैलरी पे मिल गया भाई साहब, एक भी अच्छा केस आ गया ना, डायरेक्टर का लड़का जेल में पड़ा है, डायरेक्टर जेल में पड़ा है, वो बाहर निकलने के लिए क्या नहीं चाहेगा आपसे करवा दे, बोलो ना भाई बस मुझे बचा ले, तू जितना पैसा बोलेगा ना उतना पैसा तुझे मैं दे दूंगा। क्या मुझे बताओ पैसा है कि नहीं है इन 2 चैप्टर्स के अंदर? बट प्रैक्टिकली आप ये कहां जाके करने वाले हो, इंडस्ट्री में जाके करने वाले हो। बट हाँ, इस चैप्टर को हम लोग पूरा 100% फॉर्म नंबर ओपन करके एंड ऑल दैट हम लोग इसको करने वाले हैं। क्या इतना क्लियर है सब बच्चों को? आगे बढ़ा जाए तो यहां कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। ओके, ठीक है। देखो जैसे मैं अगर आपको इंडेक्स से दिखाऊं, ये देखो, देख रहे हो सामने, कंप्लायंस मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन, लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग, वैल्यूज एथिक्स प्रोफेशनल कंडक्ट, और ये 2 चैप्टर क्या हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नॉन कंप्लायंसेस, पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन। और अगर हो गया तो उनके छुटकारा कैसे दिलवाना है, मेडिएशन करके, कॉन्सिलेशन करके, सेटलमेंट करवा के, कंपाउंडिंग करवा के, उनसे बचाना भी तो अपने क्लाइंट्स को। तो भाई पैसा इन चैप्टर्स में ना बहुत पैसा है। प्रैक्टिकल लाइफ अगर आप प्रैक्टिस में जाते हो तो मैं कह रहा हूं फुल टू आप लोगों को लिटिगेशन सेक्टर में एनसीएलटी के सामने कैसे जानना है, सेबी के सामने कैसे जानना है, ये प्लस ड्राफ्टिंग के पार्ट बी का कॉम्बिनेशन बेस्ट। न्यू सिलेबस H2 ICSI, क्या जबरदस्त उन्होंने पेपर ड्राफ्ट किया है कि बच्चों को कल इंडस्ट्री में जाके प्रॉब्लम क्या आएगी। प्रॉब्लम पता है क्या आती थी प्रैक्टिकली? आप लोग है ना लो तो पढ़ लेते थे नॉर्मल सा, अब प्रॉब्लम आती थी आप इंडस्ट्री में जाने के बाद उसको ना यूज नहीं कर पा रहे थे। पहले का सिलेबस ड्राफ्ट था, उस टाइम हमारे पास पावर ही नहीं थी, उस टाइम सारी पावर किसके हाथ में थी, एडवोकेट्स के हाथ में थी। सारे मैटर्स कहां जाते थे, हाई कोर्ट में जाते थे। वाइंडिंग अप का ले लो, मर्जर का ले लो, सब मैटर्स कहां जाते थे, हाई कोर्ट के पास जाते थे। अब हमें आती नहीं थी उन चीजों की ड्राफ्टिंग करना, हमें उन चीजों के टेक्निकलिटीज प्रोसीजर्स पता ही नहीं होते थे। अब हमें ना सिर्फ लॉ की इंटरप्रिटेशन तो कर लेते थे, पता भी होता था सब कुछ, बट हम लोग, मैं बोल रहा हूं ना, टूथलेस टाइगर, बिना दांतों का शेर, क्या फायदा ऐसे शेर का यार। तो हम शेर तो जरूर थे, शेर तो आईसीएसए ने बना दिया था हमको, बट दांत ही हमारे नहीं दिए थे। मतलब बिना हाथों का इंसान भी क्या इंसान, बोलने से क्या होगा, बोलो ना यार। तो जब आपको ना, जब से एनसीएलटी आया उसके बाद पहली बार ढंग से सिलेबस रीड्राफ्ट किया गया है एंड आपको ना 100% वो चीज डाली गई है कल जो आप इंडस्ट्री में जाके सीखने वाले हो। क्या समझ में आ रहा है सब बच्चों को? तो क्या पार्ट ए 40 मार्क्स आप लोगों को ओवरव्यू समझ में आया? अब देखो पार्ट बी की तरफ। जो पार्ट बी है इसमें देख के आपको लग रहा है कि हमें कितनी चीजें पढ़नी है, 2, बट एक्चुअली में कितना पढ़ना है, 3। देखो इधर, इसको भी अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं, कर लो फटाफट, कितने पार्ट में डिवाइड कर लें, 3 पार्ट में डिवाइड कर लें। तो पहला पार्ट तो एज यूजुअल यार सब बच्चों ने देख ही लिया होगा, कौन सा है जी, ऑडिट। टोटल ऑडिट पेपर के अंदर यही पोर्शन से मुझे शुरू करना है, सबसे मैं बोल सकता हूं इंटरेस्टिंग भी यही है, सबसे ज्यादा टेक्निकल भी यही है एंड सबसे ज्यादा मजा भी इसी पोर्शन के अंदर आने वाला है। टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 7। कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं इसमें, अच्छा 7 वहां पढ़ लिए, बोलो
7 यहां पढ़ लिए, कितने रह गए? तो एक आप पढ़ोगे पीयर एंड क्वालिटी रिव्यू पढ़ता है, पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू, ठीक है। एंड एक लास्ट चैप्टर आप इसमें पढ़ोगे ड्यू डिलिजेंस। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा देखो, ऑडिट के बारे में अभी मैं शुरू कर ही रहा हूं, तो एक बार उसको थोड़ी सी देर के लिए साइड कर देते हैं। पीयर रिव्यू चैप्टर नंबर 15 हमारा कौन सा होगा? कोई भी बच्चा मुझे बताएगा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में थोड़ा सा पढ़ा हो। चैप्टर 16 होगा ड्यू डिलिजेंस। बोलो बोलो, बताओ। देखो क्या होता है, पीयर का मतलब होता है साथ, मतलब हमारे सेम लेवल के लोग। अब समटाइम्स आपने ना बिल्कुल जनरल लेते हैं, कई बार आप अपने फ्रेंड्स को दिखाते हो, देख यार मैंने ना ये चीज, ये आंसर लिखा, एक बार देखियो इसके अंदर कोई गलती तो नहीं है। होता है ना बहुत बार हमारे साथ, वो क्या है? पीयर रिव्यू। आप अपने किसी सीनियर को नहीं दिखा रहे हो, आप अपने किसी टीचर को नहीं दिखा रहे हो। टीचर को दिखाने का मतलब क्या है? ऑडिट। कम ऑन, टीचर को दिखाने का मतलब क्या है? सर चेक कर दो, ऑडिट। सेम लेवल को दिखाओगे तो क्या है? पीयर रिव्यू। क्या लॉजिक जोड़ पा रहे हो? पीयर सेम, रिव्यू कर लो सर हमारी गलती क्या है और हमें स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बता दो कहां करना है। अब ये यूजुअली कुछ सर्विसेज दी हैं, अगर कोई भी पीसीएस वो सर्विसेज देता है तो उसकी फर्म या वो पीसीएस इंडिविजुअल है, वट एवर द केस में भी, उसको मैंडेटरी पीयर रिव्यू करवाना पड़ेगा। सारी सर्विसेज के लिए नहीं, अगर आप वो वाली सर्विसेज देते हो, एक लिस्ट ऑफ सर्विसेज मैं वहां पढ़ाऊंगा, अगर आप वो सर्विसेज देते हो तो आपको मैंडेटरी पीयर रिव्यू करवाना पड़े। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पीयर रिव्यू अब है क्या? आईसीएसआई ने, आईसीएआई ने, आईसीएमएआई ने एक अलग से बोर्ड बना दिया है। जैसे एग्जामिनेशन बोर्ड है, बोलो, चेकिंग बोर्ड है, रजिस्ट्रेशन का अलग से बोर्ड है, ऐसे ने एक अलग से बोर्ड बना दिया, डिपार्टमेंट बना दिया अपने आईसीएसआई और आईसीएआई के अंदर। एंड उस डिपार्टमेंट का नाम क्या डाला गया है? पीयर रिव्यू बोर्ड, आईसीएसआई पीयर रिव्यू बोर्ड। अब इसमें ना बहुत सारे पैनल बनाए हैं, पैनल, बड़े सारे लोग हैं जो पीयर रिव्यूअर अपने आप को ना लिस्ट करवाते हैं कि सर अगर किसी को अपना पीयर रिव्यू करवाना होगा ना किसी प्रैक्टिसिंग फर्म, अच्छा जॉब वाले का नहीं होता, किसका होता है? ओनली प्रैक्टिसिंग फर्म का। तो अगर किसी को अपना पीयर रिव्यू करवाना है तो सर वी आर रेडी, हम उनको वो सर्विसेज दे सकते हैं, बट हमें अपना नाम कहां एम्पैनल करवाना पड़ता है? पीयर रिव्यू बोर्ड के अंदर अपना नाम लिखवाना पड़ेगा। सुना है सब बच्चों ने या नहीं सुना था आज से पहले चीज? इस तरीके से एक बोर्ड बनाया गया, एक अथॉरिटी बनाई गई है, काउंसिल बनाई गई है, वहां हमें अपना नाम एनरोल्ड करना पड़ता है। एंड जब भी किसी उसको यूनिट को, प्रैक्टिसिंग यूनिट को पीयर रिव्यू करवाना है तो वो कहां अप्रोच करेगी? पीयर रिव्यू बोर्ड के पास। देन पीयर रिव्यू बोर्ड 5 मेंबर की लिस्ट देगा। कितने मेंबर की? 5 मेंबर की लिस्ट देगा। आपको उनमें से चूज करना होगा कि मैं किससे करवा रहा हूं। अगर आपको वो पसंद नहीं आया तो फिर दोबारा से आपको कितने की लिस्ट देगा? 5 मेंबर। मान लो वो भी पसंद नहीं आया अब क्या करेगा? अब आपको बोल देगा भाई तू नाम बता दे, फिर तेरे को किससे करवाना है, देख मेरे पास तो और है नहीं। अब आप अपनी सोच समझ के नाम बताओगे। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? उसका आने जाने का खर्चा, उसका रहने का खर्चा, वो किसको देना पड़ेगा? आपको। अदरवाइज वो सारा फीस में इंक्लूड हो जाता है, बट उस केस में सारा खर्चा किसको देना पड़ेगा? आपको। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। पीयर रिव्यू का मतलब वो मेरी यूनिट में आएगा, मेरी फर्म में आएगा और मेरी सारी चीजों को, मेरी सारी सर्विसेज को, जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाए थे, जो जो क्लाइंट की लिस्ट मैंने बनाई थी, कौन कौन से फॉर्म फाइल किए हैं, कहां कहां मेरा डीएससी लगा है, उन सारी चीजों को चेक करेगा एंड एक रिपोर्ट बना के देगा, पीयर रिव्यू रिपोर्ट। अब उसमें वो इंप्रूवमेंट के भी स्कोप बता सकता है, उसमें वो आपकी क्वालिटी भी बता सकता है कि ये चीज आपने बहुत अच्छी की है, ये तो आपके में बहुत अच्छा है, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि और प्रैक्टिस यूनिट को भी ये करना चाहिए। तो क्या समझ में आ गया आप लोगों को? इसमें हम किसी कंपनी को चेक करने नहीं जा रहे हैं, इसमें हम अपने आप को चेक करवा रहे हैं पीयर रिव्यू बोर्ड से। और वो कौन है पीयर रिव्यू के अंदर? हम ही लोग। सीएसई वहां अपना नाम एम्पैनल करवाता है, एक्सपीरियंस होता है कि आपको इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो आता है। मान लो मेरी यूनिट को, यूनिट का मतलब होता है फर्म, मेरी फर्म को, या मैं पीसीएस हूं तो मुझे क्या करेगा? मेरी एक्टिविटीज को क्या करेगा? रिव्यू करेगा, चेक करेगा और एक रिपोर्ट बना के देगा। क्लियर है सब बच्चों को? लास्ट चैप्टर पढ़ना क्या है? बोलो, लास्ट चैप्टर क्या है हमारा? ड्यू डिलीजेंस। इसके बारे में कौन बच्चा बताएगा? थोड़ा सा मैंने समझाया था आप लोगों को, कभी सुना आज से पहले ड्यू डिलीजेंस? कहां सुना है?
शार्क टैंक में सुना होगा, हाँ बढ़िया। और उसके अलावा आपको पता है जो फंडिंग मिलती है शार्क टैंक में, अनुपम मित्तल जो वो यूजुअली शब्द यूज करता था, मैं आपको ना इतना ऑफर करने के लिए रेडी हूं बट सब्जेक्ट टू ड्यू डिलिजेंस। अच्छा आपको पता 6-6 महीने लग जाते हैं इनके बाद में फंडिंग देखने को, तो वो चेक दे देते हैं उस टाइम, बट इनको एक्चुअली में रिलीज होने में 6-6 महीने लग जाते हैं। इनका ना ड्यू डिलिजेंस होता है, जो आपने सेल्स आके बताई थी अपनी, जो आपने रिवेन्यूज बताए थे, जो आपने बताया था नेटवर्किंग मेरा इतना है, मेरा ये डाटा है, उन सबको ना क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। एंड अगर वो मीट आउट हो जाता है तो ये आपको फंडिंग मिलती है, वरना क्या हो जाती है, कैंसिल। तो वो ऑडिट थोड़ी ना होता है, वो क्या होता है बोलो। और कुछ बताना जरा, कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताओ कुछ। एक क्वेश्चन पूछूं आपको, ड्यू डिलिजेंस और ऑडिट, ऑडिट तो सुना होगा सबने, क्या डिफरेंस है इसमें दोनों में? या ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या, कंप्लायंसेस को चेक करना, तो सिर्फ कंप्लायंस मैनेजमेंट में और ड्यू डिलिजेंस में क्या फर्क हुआ? मैं कंप्लायंस मैनेजमेंट और ड्यू डिलिजेंस पूछ रहा हूं। कंप्लायंस, कंप्लायंस मैनेजमेंट हम हमारा ही एम्प्लॉय करेगा, हमारा ही सीएस करेगा, और ड्यू डिलिजेंस कौन करता है, इंडिपेंडेंट। और मेनली ड्यू डिलिजेंस कब होता है, जब हम कुछ नया करने वाले हैं, इम्पेंडिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, हम मर्जर करने जा रहे हैं, हम टेक ओवर करने जा रहे हैं, हम इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज करने के लिए जा रहे हैं, हम किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करने के लिए जा रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन हम करने के लिए जा रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, ड्यू डिलिजेंस। मतलब जो सामने वाले ने आपको इंफॉर्मेशंस दी हैं उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना, रिलायबिलिटी चेक करना, क्या जो वो बता रहा है सही भी बता रहा है कि वो गलत तो नहीं बता रहा है आपको। तो आपको नहीं लगता ड्यू डिलिजेंस के टाइम पे हर वो चीज चेक की जाएगी, लीगल ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, टैक्स ड्यू डिलिजेंस, ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस, एचआर ड्यू डिलिजेंस, एनवायरमेंट ड्यू। अगर मान लो आपको खाना खाने गए साउथ वाला, आप देखोगे इसकी चिमनी कहां लगी है, इसका वेस्ट कहां जा रहा है, क्या आपने देखा कभी जाके किसी का? नहीं। क्यों? आपका वहां इंटरेस्ट सिर्फ क्या जुड़ा है, खाना खाना है और वापस आना है। और वहीं पे अगर बोला जाए आप उसकी 10% होल्डिंग लेनी है आपको साउथ वाला की, तो क्या आप चेक करोगे कल को मैं किसी लो में तो ना फंस के बैठ जाऊं, बोलो यार कहीं ये पोल्यूशन तो नहीं फैला रहा है? तो क्या उस टाइम पे आप चेक करोगे हाँ भाई आप एफएसएसआई के अंदर रजिस्टर्ड हो, आपके यहां लेबर जो काम कर रही है क्या वो चाइल्ड लेबर तो नहीं है, आपके यहां जितने पर्सन काम कर रहे हैं अगर वो 10-20 से ज्यादा है तो क्या उनका पीएफ जा रहा है, क्या उनकी ग्रेचुटी बन रही है, क्या उनका ये चीज हो रहा है, तो क्या आप उसके बाद उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाओगे? यही तो ड्यू डिलिजेंस है। बोलो। आप यहां लेक्चर लेने के लिए आए, आपने बहुत सारे यूट्यूब पे चीजें देखी या मार्केट में चीजें देखी, एंड देन उसके बाद आप यहां आए हो, बैठे हो, क्या आप ये ड्यू डिलिजेंस ही तो करके आए हो? यस और नो? तो यही तो ड्यू डिलिजेंस है। जब हम, अच्छा लेने के बाद देख रहे हो या पहले देख रहे हो? तो मुझे बताओ ऑडिट काम होने के बाद होता है पहले होता है? बाद। ड्यू डिलिजेंस काम होने के बाद होता है पहले होता है? लेकिन कंप्लायंस मैनेजमेंट के बाद होता है। कम ऑन, तो सीक्वेंस बनाए तो पहले क्या होता है, आप कंपनी अपने खुद के कंप्लायंसेस कर लो, एंड बहुत बार होता है कंपनी अपनी खुद की ड्यू डिलिजेंस भी करवाती है। कभी सुना है? मतलब मुझे किसी के साथ जुड़ना नहीं है फिर भी मैं अपनी खुद की ड्यू डिलिजेंस करवाऊंगा। यार एलओडीआर पढ़ा है, वहां ड्यू डिलिजेंस रिपोर्टिंग नहीं होती है क्या? बहुत बार बड़ी बड़ी कंपनीज को अपनी खुद की भी ड्यू डिलिजेंस करवानी पड़ती है। या मैं अपने आप को अपनी एनुअल रिटर्न के अंदर अच्छा दिखाना चाह रहा हूं, देखो मैंने अपनी खुद की ड्यू डिलिजेंस करवाई और मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, बोलो ना। तो बहुत बार ड्यू डिलिजेंस एक इंसान अपनी खुद की भी दिखाता है, अपनी इमेज अच्छी दिखाने के लिए मार्केट में, सोसाइटी में। और यूजुअली ये कब, जैसे शेयर इशू करने हैं मुझे, तो मैंडेटरी होता है उस टाइम पे मुझे अपनी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट को आईसीडीआर के अंदर फाइल करना, बोलो। बट उसी तरीके से अगर आप किसी के साथ जुड़ना चाह रहे हो तो आप जुड़ने से पहले, अच्छा मान लो मैं किसी के साथ सीए में वेंचर करता हूं, तो अगर कोई मेरे को बोलता है मेरे पास 1000 स्टूडेंट है, आप इन्हें काम करो, आप है ना फेस टू फेस बैचेस छोड़ दो सीएस के, आप मेरे साथ जुड़ जाओ, तो क्या मुझे बताओ मैं किसी नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर जुड़ूंगा तो क्या मैं पहले उसका ड्यू डिलिजेंस करूंगा? कहीं वो फेक तो नहीं रहा है कि मेरे पास 1000 बच्चे, पता लगे मैं वहां जाके देखूं और उसके पास 20 बच्चा बैठा हो, या 1000 9 100 बच्चा बैठा हो, 200 बच्चा बैठा हो, तो क्या मैं चेक करूंगा उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड? अच्छा सिर्फ उससे पूछूंगा, मार्केट से भी पूछने की कोशिश करूंगा उसके बारे में, उसका अपने एम्प्लॉइज के साथ क्या बिहेवियर है, कहीं यहां इंटरनली तो एक दूसरे की, अच्छा बहुत सारे केस स्टडीज आएंगी ड्यू डिलिजेंस को लेके, बहुत सारे। माइक्रोसॉफ्ट
अच्छा आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ना सफर कर रहा था। प्रैक्टिकल जब मैं आपको केस स्टडीज करवाऊंगा सारी, कोशिश करूंगा कुछ अगर पीपीटीज वगैरह भी अगर पॉसिबल हो पाई तो मुझे बताओ, माइक्रोसॉफ्ट ना एक बार सफर कर रहा था कि यार इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लैपटॉप्स विंडोज उनकी यूज की जा रही है, फिर भी हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है शेयर्स की। तो जब उसका सीईओ चेंज किया गया तो उसने इस बात को पकड़ा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ना एक दूसरे को काटने के लिए बने हैं। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को काट रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को काट रहा है। क्या मुझे बताओ, उन्होंने अपनी खुद की ड्यू डिलीजेंस करवाई तो उनको प्रॉब्लम पता चला कि यार प्रॉब्लम, ऑडिट थोड़ा ना करवाएंगे उस चीज का, क्या करवाएंगे, ड्यू डिलीजेंस। क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ रही है? ड्यू डिलीजेंस का मतलब है ड्यू केयर, ड्यू क्वेश्चंस। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर करने से पहले हम क्या करते हैं, ड्यू केयर, ड्यू क्वेश्चन, कि क्या अगर मैं ये डिसीजन लेता हूं तो मेरे लिए वायबल होगा। बोलो, जो सोच के मैं उसके साथ मर्जर कर रहा हूं, क्या वो मेरे लिए वायबल होगा? क्या वो मुझे कल को कुछ देने वाला है? जो मैं सोच के जुड़ा हूं कि 1000 बच्चा हो जाएगा, एक बच्चे का 3000 रुपए भी आएगा तो कितना कितना पैसा हो गया, 30 लाख रुपए के आसपास मेरे पास मिल जाएगा। क्या मुझे बताओ, और एक्चुअली में वो सोच के जो मैं अपना स्टेक पे लगा रहा हूं, क्या मेरे लिए वो फिजिबल डिसीजन है कि नहीं है? इसीलिए तो ड्यू डिलीजेंस करवाया जाता है। तो अब समझ में आया ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या है, पीयर रिव्यू का मतलब सब बच्चों को समझ में आया। अब 2 मिनट शांत रहो, उसके बाद क्या शुरू करते हैं, ऑडिट। 2 मिनट रिलैक्स कर लो, लगातार बोले जा रहा हूं मैं भी 40-50 मिनट से, थोड़ी देर आप भी माइंड को रिलैक्स कर लो। फिर उसके बाद ऑडिट क्या होता है, बस वो समझना है आज हमें कि ऑडिट का मतलब क्या है, ऑडिट के अंदर क्या होता है। फिर हम 7 चैप्टर ऑडिट के बैक टू बैक हम लोग करेंगे। ऑडिट करना कैसे है, आई एश्योर यू इस लेवल तक। अच्छा शायद ना जीडी सर ऑडिट करते रहते हैं, तो इन केस कुछ ऐसा हुआ कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी आपको देना हो तो मैं जीडी सर को बोल दूंगा कि वो आपको एक बार ऑडिट का जो वो करते रहते तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी आपको दिखा दे एक बार, ठीक है ना। मैंने पहले बोला मैं लिटिगेशन फील्ड में हूं, मतलब मेरा सारा लिटिगेशंस में रहता है कि एनसीएलटी कोर्ट उस सिस्टम्स के जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उनके लिए रहता है। मेरा सेक्रेटेरियल वर्क थोड़ा सा कम है, बट स्टिल जो भी अपने एंड पे बेस्ट होगा प्रैक्टिकल का वो सारे एक्सपोजर मैं आपको देता जाऊंगा। अच्छा ड्यू डिलिजेंस का केस मैंने आपको शायद उस दिन भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। फोन पे जेस्ट मनी सुना है? जेस्ट मनी तो सुना होगा। फोन पे और जेस्ट मनी का ना मर्जर हो रहा था, या पता नहीं उसको वो एक्वायर कर रहा था, बट उनका फेल हो गया क्योंकि ड्यू डिलिजेंस के अंदर वो नहीं मिला जो उन्होंने बताया था। सेम अमेजोन और एमएक्स प्लेयर, तो ना एमएक्स प्लेयर जिसमें वीडियोस चलती हैं, उनका भी फेल हो गया क्योंकि एमएक्स प्लेयर ने जो अपने बारे में बताया था वो क्या नहीं हुआ, वो उस लेवल का नहीं मिला। ईवी सेक्टर में आई गेस मारुति या पता नहीं कौन ईवी सेक्टर में एंटर करने वाली थी, वो भी फेल हो गया क्योंकि जो सामने वाले ने अपने सेल्स डाटा बताए थे वो उसके ऊपर खरा नहीं उतरा। तो बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगी ड्यू टू ड्यू डिलिजेंस के फेलियर की वजह से हमारी क्या हो जाती हैं, कैंसल हो जाती हैं। क्लियर है? चलो 2 मिनट पानी वानी पीना तो वो पियो, देन उसके बाद स्टार्ट करते है। तो पानी क्या है, भर के भर लो भाई। अच्छा अच्छा, सही लग रहा है सब्जेक्ट, बढ़िया लग रहा है। पता है जब एक आप सोसाइटी में बोलते हो ना वी आर ऑडिटर, कैसा फील आता है? मतलब बताओ मुझे, आज तक बचपन से क्या सुनते आए थे कि ऑडिटर का मतलब क्या है, सीए। ऑडिट का मतलब क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, सुना है ना। ऑडिटर तो यार ऑडिट भाई, ऑडिटर आ गया। अच्छा आपको पता है जब कंपनी में एक ऑडिटर जाते हैं उसकी रिस्पेक्ट कैसे की जाती है? उसके लिए थाली आती है, ड्राई फ्रूट्स आते हैं, बस वो कहीं गलती ना निकाल दे हमारी। बड़े बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे, थोड़ा सा कैजुअल वाली डायलॉग यूज करूंगा, बट मजा आएगा पढ़ने में। पियो तुम लोग पानी पियो, करो करो बातें, क्या हो गया, डरने वाली बात नहीं है, आपको ही बोल रहा हूं। अरे भर लो यार खड़े होके। इस बिचा देख, यही होता है सोसाइटी में, जो दमदार बंदे होते हैं ना वो हल्के हल्के बंदों के ऊपर अपना रोब जमाते हैं। ये टेक ओवर में पढ़ोगे आप, ये चीज टेक ओवर में। जो बड़ी शार्क होते हैं ना, बड़ी मछली, वो छोटी मछली को खा जाती है। हॉस्टाइल अलग होता है। लेकिन कभी कभी रिवर्स टेक ओवर भी हो जाता है। कई बार छोटी मछली भी बड़ी को खा जाती है, जहरीली होती है, बड़ी में जहर नहीं होता, उसको मारते हैं कहीं पे डंक कैसा। करे, बढ़े आगे। देखिए कुछ इंटरेस्टिंग बातें कर लेते हैं। ड्यू डिलिजेंस सबको समझ में आया?
कंप्लायंस मैनेजमेंट सबको समझ में आया? आपको मैंने जॉब पे नियुक्त किया, किसको करूं किसको करूं, आपके साइड वाले का क्या नाम है? हाँ, सौरभ। मिस्टर एस को हमने कहा नियुक्त किया है? जॉब पे। यू आर द क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। कितने हजार रुपए मिलेंगे आपको, बताओ महीने के? नहीं, लैक वाला फेस नहीं, इसलिए मैं हजार बोल रहा हूं। कितने मिलेंगे बताओ मुझे बस। अबे नालायक, ये तो बोलते थे 200,000 मिलेंगे, कुछ बोल सकते थे ना। कितने मिलेगा इसको? लेट्स से 90,000 रुपीज। कितना मिल रहा है इसको? ना किस कंपनी में रखा गया है? रिलायंस। रिलायंस के अंदर किस चीज के लिए रखा गया इसको? कंप्लायंस ऑफिसर। सारे के सारे कंप्लायंसेस करने हैं आपको सौरभ। अब मुझे बताओ, क्या आपने पार्ट ए पढ़ा होगा और उसके बारे में आगे प्रैक्टिकल एक्सपोजर लिया होगा तो आप अच्छे से कंप्लायंसेस कर लोगे? बाई चांस कहीं पे नॉन कंप्लायंस हुआ तो क्या वहां भी आप प्रोसिक्यूशन कंपाउंडिंग करके बचवा लोगे? बोलो। फिर उसके बाद तुम्हारी रिलायंस ना ये चाह रही है कि मैं ना टीसीएस के साथ, टीसीएस छोड़ो कोई और कंपनी, रिलायंस क्या चाह रही है हमें ना, पेटीएम। अभी पेटीएम बंद हो रहा था तो रिलायंस ने काफी कोशिश की थी कि हम उसको अपना बना ले। अब रिलायंस क्या चाह रही है हमें ना पेटीएम के साथ क्या कर लें? पेटीएम को एक्वायर कर ले, मर्जर नहीं करें, क्या कर ले उसको? एक्वायर। बट जैसा पेटीएम अपने बारे में बता रहा है, क्या मुझे बताओ, आप उसको एक्वायर करने से पहले, अभी बिफोर एक्वायर, यानी ट्रांजैक्शन क्या है? इम्पेंडिंग। क्या है? इम्पेंडिंग ट्रांजैक्शन है। लेकिन कौन सी ट्रांजैक्शन होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। इम्पेंडिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन कुछ हुई नहीं है अभी, क्या आप पेटीएम की सारी हिस्ट्री निकलवाओगे? सारी कथनी करनी निकलवाओगे? जो भी वो लीगल क्या करता है, कौन कौन से लॉ लगते हैं, लॉ माने भी है कि नहीं माने हैं, उसका एचआर रिलेटेड लॉज कैसे चल रहे हैं, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उसके टैक्सेशन कैसे है, अकाउंटिंग कैसे है, ऑपरेशंस कैसे हैं, क्या वो सारी चीजें आप कथनी करनी पेटीएम की, क्या ड्यू डिलिजेंस करवाओगे? बोलो ना। तो ठीक है जी, ड्यू डिलिजेंस तो यहां यूज है। अब रिलायंस के अंदर देखो ध्यान से, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है। मैं शेयर होल्डर से नहीं बोल रहा हूं। कौन है? मान लो एक शेयर होल्डर है और एक क्रेडिटर। एक का मतलब है कुछ कैटेगरी के लोग शेयर होल्डर्स हैं, कुछ डिबेंचर होल्डर्स हैं, कुछ डिपॉजिटर्स हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी जिनका पैसा लगा है। अब हमने सबने कंपनी लॉ में एक बात तो पढ़ी है कि सर जो शेयर होल्डर्स है वो आर द इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी। बट क्या वो डेली की डेली कंपनी में देखने के लिए आते हैं कि क्या चल रहा है? बट क्या उनका मेजर पैसा कंपनी के अंदर स्टेक पे लगा है? बोलो। क्या उनका मेजोरिटी पैसा कंपनी के ऊपर स्टेक पे लगा है? अब प्रॉब्लम क्या आती है, इन लोगों का पैसा कंपनी में लगा है और इन्होंने वो सारा ट्रस्ट जो अफेयर्स है वो किसके ऊपर छोड़ दिया? मैनेजमेंट बोल लो या डायरेक्टर। क्या रिस्क रहेगा यार? वो जो रिपोर्टिंग दे रहे हैं हमें, जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या पता वो गलत दे रहे हो? यही तो होता सत्यम केस में, जो बड़े बड़े स्कैम्स, एनरॉन स्कैम, सब में यही तो होता है कि जो वो इंफॉर्मेशन दे रहे थे। सत्यम केस पूरा डिटेल में पढ़ना है, हमारे फाइनल में पूरा डिटेल में है। सत्यम केस में वो फर्जीवाड़ी के 500 एम्प्लॉइज के अकाउंट खोल के दिखा रखे थे कि हमारी ना हर महीने इतनी सैलरी जा रही है, हमारी इतनी बड़ी कंपनी है। सेल्स फेक दिखा रखे थे, एम्प्लॉइज फेक दिखा रखे थे, एम्प्लॉइज के अंदर पीएफ फेक तरीके से जाने लग रहा था। क्यों? बस बबल क्रिएट कर रहा था कि मेरी इतनी बड़ी कंपनी है, सॉफ्टवेयर इतनी बड़ी कंपनी है कि वर्ल्ड में नाम आने लगा उसका सबसे बड़ी कंपनीज में से, और इंडिया की तो बेस्ट बन चुकी थी। क्या मुझे बताओ, आज भी महिंद्रा उसको एक्वायर करके बैठा है? यस और नो? नहीं पता आप लोगों को? नहीं पता तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिकली बात करेंगे। अभी ध्यान से मेरी बात सुनो। अब कंपनी के अंदर इन लोगों ने अपना पैसा लगाया यार, इनका पैसा जुड़ा है। अब कंपनी को चला कौन रहा है? डायरेक्टर चला रहे हैं। क्या हाई चांसेस है जो डायरेक्टर्स ने रिपोर्टिंग की है उसके अंदर झोल हो सकता है? क्या पता वो एक्यूरेट है कि नहीं है? क्या पता वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है? क्या पता वो जो दे रहे हैं कि वो विंडो ड्रेसिंग तो नहीं कर रहे हैं, कहीं एक्चुअली में एसेट बेच के आपको क्या दिखा रहे हैं? प्रॉफिट दिखा रहे हैं। तो काफी सारी गलतियां होने के चांसेस हैं। तो मुझे बताओ, क्या इनके ऊपर, ठीक है हमने सीएस तो रख दिया जो इनके ऊपर नजर रखेगा, बट क्या कोई इंसान ज्यादा दिन तक अगर अंदर रहेगा तो वो उनका ही बन जाए?
हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। तो क्या मुझे बताओ, कोई ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए था यार, पूरे साल तुमने जो भी कुछ किया, अब लास्ट में हमें कम से कम ये तो पता लगे ना पोस्टमार्टम उस चीज का। बोलो यार, क्या मैं बोल सकता हूं ऑडिट का मतलब एक तरह से पोस्टमार्टम होता है? तो ना, एक प्रोविजन आया, हमने खुले सांड को पॉइंट करते हैं। किसको? खुला सांड। उसका मतलब क्या है? अच्छा, आप जब तक अपनी खुद चीजों को क्वेश्चन लिखते हो आपको गलतियां मिलती हैं। जब मैं बोल दूं कि किसी दूसरे से चेक करवाना है, तो क्या उसको हर लाइन के अंदर गलतियां मिल जाएंगी? ऐसे ढंग से नहीं बनाया, कोमा नहीं लगाया, ग्रामेटिकल एरर है, ये प्रोविजन गलत है, मुझे सही नहीं लग रहा है, ला जरा ये दिखा। क्या मुझे बताओ, अगर हम एक इंडिपेंडेंट पर्सन को ये भार सौंप दे कि तुझे खुली छुट्टी है, तू गलतियां बता इस कंपनी की, तो क्या मुझे बताओ, क्या इस पर्सन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए? तो प्रोविजन किसका, जरूरत किसकी आन पड़ी हमें? ऑडिटर की। मतलब अब आपको कंपनी के, जो भी कंपनी अपनी रिपोर्ट इशू कर रही है, जो भी कंपनी अपने रिकॉर्ड्स लेके आ रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आ रही है, कोई इंफॉर्मेशन दे रही है, कोई डिस्क्लोजर्स दे रही है, इनके प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगा, दिक्कत मतलब लिखने की इनकी जरूरत नहीं है प्रॉपर। तो क्या मुझे बताओ, इनके ऊपर एश्योरेंस भी चाहिए कि भाई जो आप बोल रहे हो, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट डबल एंट्री सिस्टम है? क्या ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं? जो अफेयर्स है कंपनी के, क्या वो प्रॉपरली हो रहे हैं? एक्रूअल बेसिस पे किया जा रहा है, रिकॉर्ड मेंटेन की नहीं किया जा रहा? क्या एएस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? क्या मुझे बताओ, दिस इज अ पर्सन जो रह रह के अंदर की सारी गलतियां जो आपने पूरे साल में की होंगी, क्या वो पब्लिक के सामने लेके आएगा? क्या अपनी रिपोर्ट बना के देता है कि हाँ इस कंपनी के अंदर ये गड़बड़ है? यही तो प्रॉब्लम हुई थी। जो सत्यम केस था, उसके ऑडिटर ने पकड़ में ही नहीं आया था कि क्या प्रॉब्लम है। आपको पता है सत्यम किसी को पकड़ में ही नहीं आया था। लास्ट में उसने खुद ने जाके सरेंडर किया था, भाई मुझे पकड़ लो यार, तुम्हारे बस की बात नहीं है, मुझे पकड़ लो। और अच्छी बात सुनो, 2008-9 का केस है, इमीडिएटली उसे थोड़े महीने पहले ही आईसीएसआई ने उसको बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अवार्ड दिया था। तो मैं आईसीआईसीआई के बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहूंगा। मतलब आप ये बात समझो, ऑडिटर को क्यों रखा जाता है कि कंपनी की सारी गलतियां आपको बतानी है, और उसके ऊपर मैनेजमेंट अब उसको नेक्स्ट ईयर में क्या करेगा? सुधारेगा। कैसा बच्चों को समझ में आ रहा है? तो चलो थोड़ा सा, मतलब मेरे लिए ना क्या, पूरे वर्ल्ड के लिए बड़ा फनी मूवमेंट है आईसीएसआई का, कि मतलब तुम जिस इंसान को बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अवार्ड दे रहे हो, कि इससे बढ़िया कंपनी नहीं है हमारे पूरे इंडिया में जो गवर्नेंस को कंप्लाई करती है, सारी चीजें नीट एंड क्लीन है, और थोड़े दिन के बाद वो इंडिया का सबसे बड़ा फ्रॉड निकल के सामने है, सबसे बड़ा, वो इवन वर्ल्ड वाइड। एनरॉन, इनके बाद जो नाम आता है वो किसका नाम आता है? सत्यम का नाम आता है। तो जब इसकी केस स्टडी आएगी, तो रामालिंगन राजू, सुना नाम आप लोगों ने? तो कोई बात नहीं, जब इसकी केस स्टडी आएगी, काफी 3-4 पेज की केस स्टडी है, बहुत मजा आएगा उसको पढ़ने में। तो बड़े इंटरेस्टिंग पेपर है, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। चलो लिखो यार फटाफट से, सारे बच्चे 10-15 मिनट लिखना होगा फटाफट। अच्छा चलो, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं। आपको पता है सबसे अच्छी ऑडिट रिपोर्ट कौन बनाता है इंडिया में? सबसे अच्छी ऑडिट रिपोर्ट, अबे सीए नहीं, किसकी बनती है? कौन रिलीज करता है? जो भी ऑडिटर ने दिया एज इट इज दे देता है निकाल के, टीसीएस। सबसे बेस्ट ऑडिट रिपोर्ट होती है टीसीएस की। टीसीएस सुना होगा ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अच्छा आपको क्या लगता है कि आप एक दिन टाटा के बिना रह सकते हो? कोई सिंगल डे भी ऐसा हो सकता है कि आप टाटा के बिना निकाल दोगे? मुझे तो नहीं लगता। हर चीज के अंदर टाटा है, हर चीज, हर सेगमेंट के अंदर टाटा घुसा पड़ा है, हर सेगमेंट। अच्छा आपको पता है टाटा बिस्लरी को भी वो करने वाला था, टाटा और बिस्लरी का भी मर्जर या पता नहीं एक्विजिशन होने वाला था, वो कैंसिल हुआ क्योंकि बिस्लरी के पार्ट पे वो ड्यू डिलिजेंस नहीं हुए जो टाटा के थे। पता कि नहीं आप लोगों को इस चीज का? थोड़े दिन पहले की जो बिस्लरी है, ये यहाँ यूपी बेस्ड कंपनी है, मेरठ के आसपास कोई एरिया है वहां की बेस्ड, इंदिरापुरम में, पता नहीं इंदिरापुरम तो नहीं है, उस साइड की वो बेस्ड कंपनी। इसके जो एक पर्सन थे, इसके 2 लड़के थे बिस्लरी के, बिस्लरी वाले के, अब वो शायद बूढ़े हो गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं, तो 2 बच्चे इसको संभालना नहीं चाह रहे थे प्रॉपरली इस कंपनी को, बट अब उन्होंने दोबारा से रिवाइव कर लिया, बड़े सारे सेगमेंट में आ चुकी हैं ये। कहाँ का क्या, अरे ये तो उसका लिखा होगा ना जहां बनी है मैन्युफैक्चरिंग, मेन कंपनी इसकी यहीं पे बेस है। तो इधर ध्यान से सुनो, क्या मुझे बताओ, और देखो और इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक डायबिटिक पेशेंट है, सबके घरों में या इधर उधर होंगे ही, कोई ना कोई पेरेंट्स या इधर उधर हो जाते हैं। क्या उससे बताओ, वो इंसान ऑलवेज ये बोलेगा, मैं अगर मान लो उसका डायबिटीज चेक किया और उसका ज्यादा आया, क्या वो कभी भी ये बोलेगा कि मैंने मीठा खाया है?
बोलेगा ये तो अपने आप बढ़ गया, ये तो क्यों, ऐसा क्यों, रीजन क्या होता है उसका? उसको डर लगता है कभी इंसुलिन ना लग जाए और मेरे को इंजेक्शन शुरू ना हो जाए। तो जो हम रेगुलरली उसका टेस्ट करते रहते हैं फास्टिंग का, उस पर कंट्रोल करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि मीठा तो नहीं खा रहा है, या आज का चेक कर ले, वो क्या होता है? इंटरनल ऑडिट। क्या होता है? कंट्रोल्स करना अपना खुद का, अगर हम चेक करते रहे। लेकिन कई बार आप देखते हो लैब में जाके पिछले 6 महीने की करते हैं ना, वो वाली रिपोर्ट बनवाते हैं, मेरे को माइंड से नाम निकल गया, कि डायबिटीज पिछले 6 महीने में आपका क्या रहा, वो एक स्लैब में आ जाता है कि एवरेज क्या रहा। चलो एक दिन बढ़ गया तुमने मीठा खा लिया, या पिछले 6 महीने से कितना रहा, वो क्या मान लो आप? ऑडिट। क्या मान लो आप? स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो साल के एंड में आप करवाते हो कि आपके पूरे साल कथनी करनी क्या रही। क्या समझ में आ रहा है सब बच्चों को? चलो थोड़ा थोड़ा ऑडिट के बारे में लिखते हैं हम लोग फटाफट से। बट ये मान लो ऑडिट शुरू हो चुका है पेपर हमारा, ये मत मान के चलना कि ऑडिट का भी डेमो चल रहा है, नहीं पढ़ना है, इनसे क्वेश्चंस बन सकता है जो मैं अब लिखवाने लग रहा हूं, ठीक है? चलो फटाफट। क्या हो गया? देखो भाई, तो ऑडिट वाले 7 चैप्टर हमें करने हैं। कोशिश रहेगी आने वाली ऑलमोस्ट 30 क्लासेस, 30 क्लासेस के अंदर हम 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर ले। या मान लो 60 नंबर का जो ऑडिट पोर्शन है, 50 नंबर का इसमें से क्या आने हैं हमारे ऑडिट वाले चैप्टर, या 45 नंबर का ऑडिट आना है, तो 45 मार्क्स का ऑलमोस्ट मान के चलो हम आने वाली 30 क्लासेस के अंदर ऑलमोस्ट हम पूरा करने वाले हैं। क्लियर है सब बच्चों को? लिखो, अब हम ऑडिट पोर्शन से शुरू करें। अच्छा ये ना ऐसा करेंगे, इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं होगा कि एक ही चैप्टर हम पूरा कर रहे हैं, अगर वो सेम टॉपिक किसी दूसरे चैप्टर के अंदर भी होगा तो हम उसको कवर करते हुए चलेंगे। तो आप ये मत रिजिड रहना कि सर ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, जो भी टॉपिक उसका साइमल्टेनियसली टॉपिक होगा जो जिसके साथ पढ़ना चाहिए वो हमें ना उस हिसाब से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है? तो पूरा ऑडिट पढ़ा रहा हूं मैं आपको, कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको। इतना समझ में आ रहा है सब बच्चों को? देखिए इधर, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक छोटी सी हेडिंग डाल लूं, इंट्रोडक्शन, अच्छे से नोट्स बना लो, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ ऑडिट। इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ ऑडिट, बताओगे जरा आप लोग? सुना सब नहीं होगा, बोलो बोलो। स्क्रूटनी करना, एग्जामिनेशन करना, इंस्पेक्शन करना, वेरिफिकेशन करना, क्या करना? प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, एरर। पढ़ा था फ्रॉड रिपोर्टिंग, पढ़ा था ना बचपन में, सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी है, या फिर अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो सीजी को करना है। वो सारी चीजें यहां हम पढ़ने वाले हैं, सब चीजें इधर ध्यान से सारा बच्चा। अगर मैं ऑडिट के बारे में बात करूं तो ऑडिट अपने आप में क्या हो जाएगा? अगर एक एक वर्ड में खत्म करें तो ऑडिट क्या अपने आप में? ऑडिट इज द वेरिफिकेशन, लिख लो। दूसरा, ऑडिट के अंदर क्या होती है? ऑडिट इज द स्क्रूटनी, ऑडिट इज द एग्जामिनेशन, ऑडिट इज द इंस्पेक्शन, चेकिंग, या मेन चीज क्या है, क्यों करते हैं ऑडिट? डिटेक्शन, पता लगाना और रोकना। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, किसको? डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, एरर्स एंड, लिख लेना, फ्रॉड्स एंड। क्या जो कनेक्ट कर पा रहे हो? बोलो। ऑडिट का मतलब क्या है? आएगा एक पर्सन और जो भी, अच्छा ऑडिट का मतलब सिर्फ स्टैट्यूटरी या कोई भी चीज का, जो भी सब्जेक्ट मैटर मुझे दिया गया है, मान लो सेक्रेटरियल ऑडिट, तो क्या मैं कंप्लायंसेस को चेक करने आऊंगा? कंप्लायंस ऑफ ऑल लॉज एंड रेगुलेशंस, तो वहां मैं सारे लॉज को चेक करूंगा, जो भी मुझे सब्जेक्ट मैटर दिया गया है उनको वेरीफाई करूंगा कि क्या आपने टेक ओवर के कंप्लायंसेस किए थे, क्या आपने इनसाइडर ट्रेडिंग के कंप्लायंसेस किए थे, क्या आपने लेबर लॉ के कंप्लायंसेस किए थे। उन जो भी मुझे सब्जेक्ट मैटर के लिए ऑडिट दिया है, मैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को लॉज के साथ मिला मिला के क्या करूंगा? वेरीफाई करूंगा, एग्जामिन करूंगा, चेक करूंगा, स्क्रूटनी करूंगा। क्या मुझे बताओ समझ में आ रहा है सब बच्चों को? अब ये माइंड में मत रखना कि सर मेरे को ऑलवेज वाउचर्स, इनवॉइसेस के साथ या बैंक स्टेटमेंट के साथ मिला मिला के करना है। जो भी मुझे सब्जेक्ट मैटर दिया गया है, लेट्स से मुझे सब्जेक्ट मैटर दिया गया लेबर लॉ ऑडिट,
तो क्या मैं पहले चेक करूंगा पीएफ के कंप्लायंसेस हो रखे कि नहीं हो रखे, ग्रेचुटी के कंप्लायंसेस हो रखे कि नहीं हो रखे, कंपेंसेशन के लिए क्या बना रखा है, क्या हमने इतने से ज्यादा एम्प्लॉइज है तो क्या यहां पे कोई फायर एक्सटिंग्विशमेंट लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, क्या यहां पे नीट एंड क्लीन चीजें हैं कि नहीं है, क्या वो सारी चीजें मैं ऑडिट में करूंगा। तो जो भी सब्जेक्ट मैटर होगा उसी के रेलेवेंट मैटर्स तो क्या करूंगा मैं, स्क्रूटनी, वेरीफाई, एग्जामिन, इंस्पेक्शन, चेकिंग, और क्या वहां कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, फेक प्रोविडेंट फंड के अकाउंट तो नहीं बनाए गए, इतने एम्प्लॉइज भी तो नहीं है वहां और उससे ज्यादा तुम अकाउंट बना के बैठे हो। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, आओ नेक्स्ट पॉइंट डालो सारा बच्चों, पॉइंट फॉर्म में इसकी थ्योरी को समझते जाएंगे आगे। एन ऑडिट refers to a an audit refers to a, क्या कोई भी चीज को कभी भी उठा के ऑडिट होगा, सिस्टमेटिक तरीका, एक क्रोनोलॉजिकल मैनर है, स्टेप बाय स्टेप बोलो। एन ऑडिट रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब ऊपर सारा लिखवा है, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, वेरिफिकेशन, इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन ऑफ यहीं डाल देता हूं, इन दो वर्ड को हाईलाइट कर लेना। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होगा, प्रोसेस, एक क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब पहले आप लो देखोगे कौन कौन सा लग रहा है, फिर आप उसके रिकॉर्ड्स उठाओगे कि क्या कंपनी ने एनुअल फाइलिंग कर रखे कि नहीं कर रखी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर रखे, उनको मैच करोगे। क्रोनोलॉजी मेंटेन करनी है, एक स्टेप्स, एक सीक्वेंस मेंटेन करना है। क्लियर है? किस चीज का? एग्जामिनेशन ऑफ, बोलो अभी इसका जो मैं आपको लिखवा रहा हूं वो स्टैट्यूटरी ऑडिट को माइंड में रख के लिखवा रहा हूं क्योंकि उसके पास एग्जांपल ज्यादा होते हैं लिखने के। किस चीज को चेक करोगे? सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। बोलो भाई, तुम तो बोले नहीं रहे। बुक्स का, अकाउंट्स का लिखेंगे, रिकॉर्ड्स भी लिख लेंगे, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स का, डॉक्यूमेंट्स का, पेपर्स का, वाउचर्स का, इनवॉइसेस का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो तो लिखते रहना यार जितने भी चीजें हैं। क्या समझ में आ रहा है? किस चीज को एग्जामिन करेंगे? इंडिपेंडेंटली। क्या इंडिपेंडेंट को अनबाइस्ड बोल दूं? एक न्यूट्रल पर्सन होता है, ऑडिटर इज द अंपायर। बोलो, क्या मैं ऑडिटर को अंपायर बोल सकता हूं? ठीक है जी। तो ऑडिटर क्या होता है? अच्छा, जो ऑडिट करता है उसका नाम क्या होता है? क्या मैं इसको अंपायर का नाम भी दे सकता हूं? अंपायर, जैसे कि अंपायर न्यूट्रल होता है उसी तरीके से ऑडिटर भी न्यूट्रल होता है, अनबाइस्ड होता है। इधर तो क्या हो जाएगा इन चीजों से एग्जामिन करने से? इनको टू असर्टेन, पता लगाना, टू असर्टेन दैट, असर्टेन दैट करना, इन नहीं करना, टू असर्टेन दैट हाउ फार का मतलब क्या होता है? टू व्हाट एक्सटेंट, किस लेवल तक। हाउ फार का मतलब क्या होता है? टू व्हाट एक्सटेंट। हाउ फार मतलब टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देते हैं ना हम, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोलो, एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी आप इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर दे रहे हो, क्या है वो? प्रेजेंट अ, मैंने चार्ट फॉर्म में आपको लिखवा दिया कि लर्न करने में दिक्कत ना हो। प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी। प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी। क्या सबको समझ में आ रहा है? कम ऑन। एक सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिन करेंगे किस चीज का? बुक्स का, अकाउंट्स का, रिकॉर्ड्स का, डॉक्यूमेंट्स का, वाउचर्स का, इनवॉइसेस का। क्यों करेंगे?
जिससे हम पता लगा पाए। असर्टेन का मतलब फाइंड आउट, दैट असर्टेन का मतलब क्या लिख लो, टू फाइंड आउट, पता लगाना, टू फाइंडिंग आउट इवन, किस चीज को, दैट टू व्हाट एक्सटेंड, मतलब हाउ फार, जो आपने स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो आपने डिस्क्लोजर्स दिए हैं, वो क्या बता रहे हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी। जो आपने बातें रखी है पब्लिक डोमेन में, वो किस लेवल तक, किस हद तक आपने सही बताई हैं, उनको ही तो बताने का ऑडिट का मतलब होता है। बोलो। तो जो कंपनी ने आप लोगों को, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, जो आपको बताया है अपने बारे में, जो इंफॉर्मेशन दी अपने बारे में, जो रिकॉर्ड्स दिए अपने बारे में, क्या वो ट्रू हैं, क्या वो जेन्युइन है, क्या वो एक्यूरेट है, इसी चीज को तो थप्पा लगाता है कौन, ऑडिटर। क्लियर है सब बच्चों को इतना। एक इसमें एक दो चीजें और लिख लो, फिर डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके बारे में अंदर, एंड देन शुरू कर देंगे अपना टॉपिक। थर्ड पॉइंट अगर इसके बारे में बात करें, ऑडिट का मतलब क्या होता है, ऑडिट इज द चेकिंग, ऑडिट इज द चेकिंग ऑफ, किस चीज की चेकिंग करना, अर्थमेटिकल, यानी कोई कैलकुलेशन एरर ना हो, जो भाई आपने दिखाया 5 करोड़ का रिवेन्यू है, कभी वो 50 लाख हो, गलती से एक जीरो दिखा दी हो जाता। क्या बात समझ में आ रही है। ऑडिट इज द चेकिंग ऑफ अर्थमेटिकल एरर्स एंड एक्यूरेसी ऑफ बुक्स। भाई कोई कैलकुलेटिव एरर या जो आपने बुक्स बनाई है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, बुक्स का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट करते रहोगे ना। क्या इसके लिए एग्जाम्पल के लिए लिख लें, यानी फॉल्स प्रॉफिट ना दिखाए हो आपने, होता ना समटाइम्स प्रॉफिट आपको वैसे नहीं हुआ है, रेवेन्यू आपने कैपिटल प्रॉफिट किया, मतलब एसेट्स बेच बेच के प्रॉफिट किया है, और आप अपनी स्टेटमेंट में दिखा रहे हो कंपनी को तो इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, बट क्या वो एक्चुअल प्रॉफिट होता है, नहीं। बताओ ना, समझ में आ रहा है। इधर और किस चीज को बताना, ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी, क्या बताना, ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस। क्या बात समझ में आ रही है, ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या बात क्लियर है, किस चीज की ट्रांजैक्शन, जो भी कंपनी ने ट्रांजैक्शंस की हैं, कितनी ऑथेंटिक है, कितनी वैलिड है। कभी मान लो आपने किसी कहीं से सेल्स किया है, परचेज किया है, वो रिलेटेड पार्टी के साथ तो नहीं किया है, पढ़ा होगा ना प्रोविजन। तो इन चीजों को चेक करना किसका काम होता है, ऑडिटर। अब देखो इधर, क्या मुझे बताओ सीएस को एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल बोल दें, कोई बच्चा मुझे समझा पाएगा, वेदर सीएस इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल। आज तक हमने क्या सुना था, सीएस फाइलिंग्स करता है, सीएस कंप्लायंस मैनेजमेंट करता है, कंप्लायंस ऑफिसर है। सीएस अगर मैं बात करूं ड्यू डिलिजेंस बनाता है। सीएस उसके अलावा रिप्रेजेंट करता है बहुत सारी अथॉरिटीज के सामने, सुना है ना, एनसीएलटी, सैबी, सबके सामने। बट क्या उन्हीं में से ही सीएस ऑल्सो रेंडरिंग द सर्विसेज ऑफ ऑडिट, बोलो। तो लिखो ये लाइन हमारे प्रोफेशन के बारे में, एक बहुत अच्छी लाइन है। आज के बाद अब कभी किसी के सामने बोलो, कहीं ईडीपी में जाओ, कहीं पे पंच लाइन बोलनी हो, तो क्या लाइन शुरू करना, वी आर द डॉक्टर ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन। क्या बोल दिया, वी आर द डॉक्टर ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे इंसान की बॉडी के लिए डॉक्टर होते हैं, सर दिमाग का डॉक्टर, सीएस भी डॉक्टर है किसका, एक आर्टिफिशियल पर्सन का, एलएलपी का, कंपनी का, बॉडी कॉर्पोरेट का। तो बोलना, नाउ वी आर मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल, वी आर ऑल्सो रेंडरिंग द सर्विसेज ऑफ ऑडिट। बता रहे हो क्या दम लगेगा बात में बोलने में। तो ये पेपर आपको पावर देगा। स्कोप क्या है सीएस का भाई, कल को इंडस्ट्री में तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन मार्क उठाए तो आप उसको बता तो पाओ कि हम क्या हैं। तो लिखो, द सीएस बीइंग अ मल्टी डिसिप्लिनरी, बहुत गहराई है इस वर्ड में। एक पेपर होता था ओल्ड सिलेबस में फाइनल में, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज, बट बच्चों से हो ही नहीं पाता था पेपर, इसलिए आईसीएसई को हटाना पड़ा मजबूरी में न्यू सिलेबस में से। सीएस बीइंग अ मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल, मतलब क्या क्या काम करता है,
बोलो यार, अभी तक क्या क्या काम करता था? आपने सुना होगा कंप्लायंस मैनेज करना, और क्या सुना होगा? ड्यू डिलिजेंस करना, और क्या सुना होगा? वेरियस वेरियस अथॉरिटीज के सामने रिप्रेजेंटेशन करना, फाइलिंग्स करना, और भी बहुत सारे काम है, अटेस्टेशन करना एंड ऑल दैट। बट सीएस ऑल्सो renders the auditing services। आ रही है बात समझ में? सीएस ऑल्सो रेंडर्स दी, बोलो बच्चों, ऑडिटिंग सर्विसेज। कहां कहां? ये है बात अब। इन द वेरियस फील्ड्स, इन द वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग, बहुत सारी फील्ड में सीएस क्या करता है? ऑडिट सर्विसेज देता है, इंक्लूडिंग दो बातें। क्या आपको लगता है कि सीएस फाइनेंशियल ऑडिट भी करता होगा? बोलो, आंसर इज यस। फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब ऑलवेज सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं होता। कम ऑन, इन द वेरियस फील्ड, बस एक पॉइंट वो और नेक्स्ट लिखवाऊंगा, फाइनेंशियल ऑडिट और नॉन फाइनेंशियल ऑडिट क्या होते हैं, आपको पूरा प्रोविजन हो जाएगा। इन द वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। सर फाइनेंशियल का मतलब? अबे नलायको, इंटरनल, सुना था बचपन में अंडर सेक्शन 138। इवन कंपनी का एम्प्लॉई सीएस जो इन द एम्प्लॉयमेंट है वो भी कर सकता है, और इंडिपेंडेंट सीएस भी कर सकता है। पढ़ा था ना बचपन में 138। नॉन फाइनेंशियल, सबसे पहला ही नाम, सेक्रेटेरियल ऑडिट सेक्शन, रेगुलेशन एलओडीआर की। भाई क्या करोगे तुम? रेगुलेशन 24A। और बताओ मुझे, क्या सुने सीएसआर पढ़ रहे हो? उसका भी ऑडिट होता है। बहुत सारे ऑडिट है, मैं सारे तो नहीं लिख रहा हूं यहां, 3-4 लिख रहा हूं बस। क्या सुना है? एनवायरमेंट ऑडिट, और भी बहुत है, फोरेंसिक ऑडिट, टेक ओवर ऑडिट, इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट, सब नहीं लिख रहा हूं, बस एक और लिख देता हूं इसमें। चलो, सोशल ऑडिट। ये दोनों आप सीएसआर के पेपर में पढ़ने वाले हो, बोलो। तो इस तरीके की ऑडिट एक सीएस कर सकता है। जरूरी नहीं है सीएस सिर्फ नॉन फाइनेंशियल करेगा, सीएस फाइनेंशियल ऑडिट भी कर सकता है। लास्ट लाइन लिख लो आज के दिन की, देन हमारा आज का लेक्चर ओवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से सीएस एएस शुरू करेंगे। जैसे आपने सुना सीए के, आप लोग सुनते हो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसे हमारे आईसीएसआई ने भी हमारे क्या निकाल दिए हैं? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। आज के दिन कितने स्टैंडर्ड्स हैं? 4। चारों डिटेल में पढ़ने हैं हमें। आने वाले जो 7 चैप्टर है उसमें से 4 चैप्टर किसके हैं? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के। बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। इधर देखिए सारे बच्चे, लास्ट लाइन, बट ये लाइन नहीं है अपने आप में, बहुत कुछ है अपने आप में। इधर ध्यान से सब बच्चे, कितने तरीके के क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट अगर मैं करूं तो यहां नहीं बना रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। कितने तरीके के ऑडिट है? 2 तरीके के ऑडिट में क्लासिफाई कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, क्लासिफिकेशन ऑफ, लिखो बच्चों, 2 पार्ट में। पहला क्या बताया अभी मैंने आपको? फाइनेंशियल ऑडिट। और दूसरा क्या बताया? क्या मैं इसको कंप्लायंस ऑडिट बोल सकता हूं? या फिर नॉन फाइनेंशियल ऑडिट? एक ही बात है। देखिए, फाइनेंशियल ऑडिट तीन तरीके का। जीएसटी ऑडिट तो खत्म ही हो चुका है, तो अब 3 तरीके का है। सब बच्चों ने सुना होगा इंटरनल ऑडिट, सुना है? दूसरा स्टैट्यूटरी ऑडिट, वो सेक्शन वाइज लिख देते हैं ना, स्टैट्यूटरी ऑडिट। और लास्ट क्या है?
कॉस्ट ऑडिट। अच्छा, इंटरनल ऑडिट अभी अभी बता के हटाऊं, कौन कौन सी कंपनीज पे है वो बाद में बातें करेंगे। एक मुझे ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना था, बट वो आज ही नहीं पूछ पाऊंगा, टाइम हो रहा है, वो नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। सेक्रेटरियल ऑडिट के ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑडिट सबने सुना होगा, सेक्शन नंबर 139 टू 147, चैप्टर 10, कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 10। कॉस्ट ऑडिट, कारो रूल्स पढ़े, कारो 148। देखो एक सीएस ना तो ये कर सकता ना ये, तो सिर्फ क्या ये कर सकता है सीएस, ये डिटेल में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 14 डिटेल में, 8 नंबर 5 नंबर बहुत बार आ चुका है एग्जाम में चैप्टर, ओल्ड सिलेबस में भी था, न्यू में भी है, बड़ा प्यारा चैप्टर है, बट इसके ऊपर कोई भी सीएस नहीं है इधर। ये तो बस नाम नाम लिखने हैं, इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना। इसके बारे में अगर मैं बात करूं, सोशल ऑडिट, हाँ जी सर सीएस कर सकता है। तो कौन कहता है कि सीएस सिर्फ सेक्रेटरियल ऑडिट कर सकता है? सीएस इंटरनल ऑडिट भी कर सकता है, सीएस सोशल ऑडिट भी कर सकता है, और ऑब्वियसली यार सीएस सेक्रेटरियल ऑडिट तो कर ही सकता है, सीएस गवर्नेंस ऑडिट भी कर सकता है। क्या ऑडिट कमेटी के कंप्लायंसेस, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड कॉम्पोजिशंस प्रॉपरली है कि नहीं है। सीएस सीएसआर ऑडिट भी कर सकता है। सीएस अगर मैं बात करूं, इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट भी कर सकता है। ये ना टाइप्स ऑफ ऑडिट हम बाद में पढ़ेंगे, एक बार पहले पढ़ लेंगे ऑडिट करना कैसे है। लास्ट में क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको, ऑडिट कौन कौन से हैं, मतलब सिलेबस के लास्ट में बोल रहा हूं मैं आपको। फोरेंसिक ऑडिट भी बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर एक पूरा का पूरा इलेक्टिव पेपर भी है, इंटरनल एंड फोरेंसिक ऑडिट। या फिर आपने सुनो टेक ओवर ऑडिट, मर्जर ऑडिट, ठीक है जी। बहुत सारे तरीके के और भी ऑडिट है, एनवायरमेंट ऑडिट एंड ऑल दैट, वो हम एंटायर बैच लास्ट में करेंगे, सबसे लास्ट ऑडिट का। वैसे तो सबसे पहला चैप्टर है, बट मैं आपको सीक्वेंस में सबसे लास्ट में करवाऊंगा। क्या इतना सब बच्चों को क्लियर है? क्या आप लोगों को ईच एंड एवरी टर्म क्या क्लियर हुई? सब्जेक्ट का नाम पूरा क्लियर हुआ? 2 पार्ट में, 40 मार्क्स पार्ट ए, 60 मार्क्स पार्ट बी। क्या सब बच्चों को क्लियर है? इसके ऊपर लिख लेने, हमें लिखना भूल गया था। कितने मार्क्स का है? 60। कितने मार्क्स का है? 60 मार्क्स। क्या नेक्स्ट क्लास भी हमारी ऑडिट की होने वाली है कल की, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा हम सीएसईएस शुरू कर देंगे, मतलब चारों सीएसईएस का ओवरव्यू कंप्लीट कर दूंगा, और 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन मुझे आप लोगों को करवाने हैं। क्लियर है सब बच्चों को? चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, किसी को कुछ नोटिंग करना रहता है क्या? क्या रहता है बताओ? यही रहता है, चलो आप करते रहो नोटिंग। अभी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइमिंग बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। वेलकम डियर।